स्वागत है आप सभी का इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारी और आपकी जिंदगी का शायद सबसे अहम हिस्सा है। एक ऐसी अदृश्य ताकत, एक ऐसा दुश्मन जिसे शुरुआती इंसान को हर हाल में जीतना ही था, और वो ताकत है समय यानी टाइम। अब एक पल के लिए रुकिए और जरा सोचिए, क्या हो अगर इस दुनिया में घड़ियां और कैलेंडर मौजूद हो ही ना। सोचिए जरा, फसल उगाने और जिंदा रहने के लिए बिना किसी कैलेंडर के सिर्फ आसमान के तारों और हवाओं को देखकर मौसम का बिल्कुल सटीक अनुमान लगाना। हमारे पूर्वजों के लिए ये कितनी बड़ी और जानलेवा चुनौती रही होगी, है ना? तो चलिए सीधे चलते हैं आज के इस सफर पर। हम शुरुआत करेंगे द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल यानी जीवन के संघर्ष से। फिर जानेंगे हड्डियों, पत्थरों और तारों का रहस्य। उसके बाद भारत की सटीक गणना, रोम का भ्रामक कैलेंडर, गायब हुए 10 दिन, और आखिर में समझेंगे कि समय से हमारा क्या रिश्ता है। शुरुआत करते हैं पहले भाग से, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, बोन्स, स्टोन्स एंड स्टार्स। देखिए, शुरुआती इंसान के लिए समय को मापना कोई शौक या लग्जरी नहीं थी। ये सच में जीवन और मरण का सवाल था। अगर बिना मौसम को समझे खेत में बीज बो दिए और अचानक मानसून आ गया तो पूरी फसल बर्बाद। समय को समझने का ये इतिहास बहुत विशाल है। कॉन्गो में 20,000 साल पुरानी हड्डी से लेकर 1500 ईसा पूर्व में भारत के वेदांग ज्योतिष और 46 ईसा पूर्व में रोम के उस भ्रामक साल तक इंसान ने इस अदृश्य समय को मुट्ठी में करने की वाकई कमाल की कोशिशें की हैं। 168 ये एक ऐसा आंकड़ा है जो मानव इतिहास में बहुत खास अहमियत रखता है। आज से लगभग 20,000 साल पहले कॉन्गो में एक बबून की हड्डी मिली थी जिसे हम इशांगो बोन कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर मार्शाक ने जब इसका बारीकी से अध्ययन किया तो उन्हें इस पर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से 168 खांचे या नॉचेस मिले। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये खांचे चांद के 29.5 दिनों के साइकिल से बिल्कुल मैच करते थे। ये एक तरह से पहली बार था जब इंसान ने आसमान के साथ अपनी एक खामोश बातचीत शुरू की थी। वक्त आगे बढ़ा और इंसान ने पत्थरों का सहारा लिया। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है इंग्लैंड का स्टोनहेंज। लेकिन आज भी साइंटिफिक कम्युनिटी में इसको लेकर काफी बहस होती है। एक तरफ प्रोफेसर टिमोथी डार्विल का मानना है कि ये एक सोलर कैलेंडर था जिसमें 30 दिनों वाले महीने होते थे। वहीं दूसरी तरफ मगली और बेलमोंटे जैसे रिसर्चर्स इस थ्योरी को बिल्कुल खारिज करते हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ पूर्वजों की याद में बनाया गया एक स्मारक था, न कि कोई मैथमेटिकल कैलकुलेटर। दोनों ही पक्षों के अपने मजबूत तर्क हैं। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तीसरे भाग पर, इंडियाज कॉस्मिक प्रिसिजन। अगर हम करीब 1500 ईसा पूर्व के आसपास देखें तो भारत में ऋषि लगद ने एक ऐसी उलझन को सुलझा लिया था जो दुनिया भर को परेशान कर रही थी। वो उलझन थी 354 दिन के चंद्रवर्ष और 365 दिन के सौर वर्ष के बीच का अंतर। और उन्होंने इसका एक बेहद सटीक और साइंटिफिक समाधान निकाला, अधिक मास, जिसे मल मास भी कहा जाता है। इसकी खासियत यह है कि हर 32.5 महीने बाद कैलेंडर में एक एक्स्ट्रा असली महीना जोड़ दिया जाता है। इससे होता यह है कि चंद्र कैलेंडर सौर वर्ष और मौसम के साथ बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट में आ जाता है। इस बेहतरीन तरीके का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि भारत में खेती का मौसम हमेशा सटीक रहा और कभी भी कैलेंडर से दिनों को हटाने या मिटाने की नौबत ही नहीं आई। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पंचांग कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली साइंटिफिक प्रणाली है। पंचांग के ये 5 स्तंभ तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार सिर्फ समय नहीं बताते, बल्कि इस विशाल ब्रह्मांड के मुकाबले पृथ्वी की बिल्कुल सटीक स्थिति तय करते हैं। और तो और, सोचिए जरा, उस दौर में भारत में समय को त्रुटि और निमेष जैसी बेहद सूक्ष्म इकाइयों में भी बांटा गया था। एकदम आज के नैनोसेकंड जैसी बारीक कैलकुलेशंस। वाकई अद्भुत है ना? इस कॉस्मिक प्रिसिजन का अगर आपको एक जीता जागता भौतिक रूप देखना हो तो उड़ीसा का 13वीं शताब्दी का कोणार्क सूर्य मंदिर देखिए। राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाए गए इस मंदिर में 24 पहिए हैं जो वाकई में दुनिया की सबसे सटीक धूप घड़ी यानी सनडायल का काम करते हैं। इन पहियों की 8 बड़ी तीलियां समय को बिल्कुल सटीक मिनटों तक नाप सकती हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये वास्तुकला के जरिए समय को एक दिव्य चक्र के रूप में जिंदा कर देने वाली एक शानदार मिसाल है। चलिए अब आते हैं इस चर्चा के चौथे हिस्से पर, रोम्स कैलेंडर ऑफ कन्फ्यूजन।
भारत की इस साइंटिफिक सटीकता से जब हम रोमन रिपब्लिक के शुरुआती दौर की तरफ देखते हैं तो कहानी बिल्कुल उलट मिलती है। वहां समय को मापना एक तरह से पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का हथियार बन चुका था। रोम के पुजारी, जिन्हें पॉन्टिफेस कहा जाता था, वो अपने फायदे के लिए कैलेंडर के साथ जमकर छेड़छाड़ करते थे। मतलब अगर कोई उनका राजनीतिक दोस्त सत्ता में है तो साल लंबा कर दिया, और अगर कोई दुश्मन है तो साल छोटा कर दिया। ऐसा करने का अंजाम ये हुआ कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। मौसम और कैलेंडर के बीच ऐसी दरार आई कि लोग गर्मियों के त्योहार बसंत ऋतु में मनाने लगे। इन सब का परिणाम एक बहुत ही हैरान करने वाली संख्या में निकलता है, 445। 445 ईसा पूर्व आते आते कैलेंडर का इतना बुरा हाल हो चुका था कि जूलियस सीजर और खगोलशास्त्री सोसेगेंस को इस सिस्टम को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा। उन्हें एक साल को खींचकर 445 दिनों का बनाना पड़ा। जस्ट इमेजिन, यही वजह है कि इतिहास में उस साल को ईयर ऑफ कंफ्यूजन या भ्रम का साल कहा जाता है। और इसी से हम पहुंचते हैं 5वें भाग पर, द लॉस्ट 10 डेज। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि नए जूलियन कैलेंडर ने आकर काफी कुछ ठीक तो किया, लेकिन उसमें एक छोटी सी गणितीय गलती यानी मैथमेटिकल एरर रह गई थी। उन्होंने सौर वर्ष को बिल्कुल 365.25 दिनों का मान लिया, जो असल में 11 मिनट और 4 सेकंड ज्यादा लंबा था। अब सुनने में तो ये 11 मिनट कुछ भी नहीं लगते, राइट? लेकिन हर 128 साल में इस छोटे से फर्क ने मिलकर पूरे एक दिन का गैप बना दिया। नतीजा ये हुआ कि 16वीं शताब्दी तक आते आते ईस्टर का त्योहार अपने सही मौसम और समय से पूरी तरह बाहर हो चुका था। इस समस्या का समाधान इतना चौंकाने वाला था कि उस पर यकीन करना मुश्किल है। साल 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने लुई लिलियो और क्रिस्टोफर क्लेवियस के साथ मिलकर एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने इतिहास से सीधे 10 दिन ही मिटा दिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 4 अक्टूबर की अगली सुबह को सीधे 15 अक्टूबर मान लिया गया। इसका असर इतना बड़ा था कि पूरे यूरोप की सड़कों पर भयानक दंगे भड़क उठे, क्योंकि आम जनता को लगा कि उनके जीवन के 10 दिन सच में चुरा लिए गए हैं। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और छठे भाग पर, आर कनेक्शन टू टाइम। तो इस पूरे सफर का आखिर क्या मतलब निकलता है? आज की दुनिया देखिए, हम एक दोहरी वास्तविकता, एक ड्यूल रियलिटी में जी रहे हैं। एक तरफ ग्लोबल बिजनेस और कॉर्पोरेट दुनिया है जो ग्रेगोरियन स्टैंडर्ड पर चलती है, वहीं दूसरी तरफ हमारी खेती, हमारे त्योहार, ये सब आज भी उसी प्राचीन लूनी सोलर यानी चंद्र सौर प्रणालियों से गहराई से जुड़े हुए हैं। यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, हमें इन अलग अलग सभ्यताओं को कभी भी बेहतर या खराब के पैमाने पर नहीं मापना चाहिए, क्योंकि हर सभ्यता ने अपने अपने अनूठे संघर्षों और जरूरतों के हिसाब से इस सिस्टम को विकसित किया है। इस पूरे सफर को अगर एक छोटे से विचार में समेटा जाए तो वो ये होगा, जब भी एक घड़ी को देखा जाता है तो याद रखें, वहां सिर्फ समय नहीं देखा जा रहा है, वो मानव सभ्यता का सबसे बड़ा संघर्ष और उसकी सबसे बड़ी जीत है। ये सच में कितनी गहरी बात है। आपकी घड़ी का हर एक सेकंड उन हजारों सालों के संघर्ष और हमारे पूर्वजों की गुमनाम तपस्या का ही नतीजा है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज हमारे पास एटॉमिक घड़ी की एकदम ठंडी और मशीनी सटीकता तो है, लेकिन क्या इसके बदले इंसान ने प्रकृति और इस ब्रह्मांड के साथ अपना वो गहरा कॉस्मिक कनेक्शन कहीं खो तो नहीं दिया है? समय के इस अदृश्य प्रवाह के साथ हमारा ये बदलता रिश्ता वाकई हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।